नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े संवैधानिक टकराव की, जो सीधे सीधे जुड़ा है भारत की उच्च शिक्षा से। ये लड़ाई है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की ताकतों को लेकर, और इस टकराव का अंजाम हमारी शिक्षा का पूरा भविष्य बदल सकता है। सोचिए, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है भारत के सुप्रीम कोर्ट के, और इनका इस्तेमाल हुआ यूजीसी के एक नए कानून के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। और यही है आज के इस पूरे विश्लेषण का फोकस। सोचने वाली बात है ना? देश की सबसे बड़ी अदालत एक ऐसी पॉलिसी पर रोक लगा दे जिसका मकसद कम से कम कागजों पर शिक्षा में समानता लाना था। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि असली कहानी क्या है। तो ये पॉलिसी आखिर थी क्या? ये विवाद है यूजीसी के 2024 के नए रेगुलेशंस को लेके, जिनका घोषित उद्देश्य था एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ हायर एजुकेशन में जो जाति आधारित भेदभाव होता है उसे रोकना। लेकिन आज के इस विवाद को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, बिल्कुल उस समय में जब यूजीसी की नींव रखी जा रही थी, क्योंकि इसकी सारी ताकत की जड़ें वहीं से निकलती हैं। देखिए, यूजीसी की कहानी शुरू होती है 1944 में एक आइडिया के तौर पर। फिर 1948 में राधाकृष्णन आयोग ने इसे यूके मॉडल पर बनाने की सिफारिश की। 1953 आते आते मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 1956, जब संसद के एक एक्ट ने इसे एक साधारण कमेटी से उठाकर एक सांविधिक निकाय यानी एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था बना दिया। तो इस 1956 के एक्ट ने यूजीसी को काम क्या दिया? बिल्कुल साफ शब्दों में इसका काम है विश्वविद्यालयों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करना, यानी पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई लिखाई का लेवल क्या होगा ये तय करना और सब में एक जैसा स्टैंडर्ड बनाए रखना। और यही इसकी सारी ताकत का सोर्स है। और बस यहीं से शुरू होती है असली संवैधानिक खींचतान। एक तरफ है केंद्र की बनाई हुई यूजीसी, जिसका काम है पूरे देश में एक स्टैंडर्ड बनाना, और दूसरी तरफ है राज्यों के विश्वविद्यालय और उनकी अपनी ऑटोनॉमी यानी अपनी आज़ादी का सवाल। तो ये टकराव है कैसा? देखिए, एक तरफ है संघ की शक्ति। यूजीसी एक्ट के जरिए केंद्र चाहता है कि पूरे देश में राष्ट्रीय एक रूपता हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक जैसे हों, और इसके लिए एक्ट का सेक्शन 26 यूजीसी को सभी यूनिवर्सिटीज पर लागू होने वाले नियम बनाने की ताकत देता है। अब आइए दूसरी तरफ, यहाँ है राज्य की शक्ति। राज्यों के अपने यूनिवर्सिटी एक्ट्स हैं जो उन्हें प्रशासन में ऑटोनॉमी देते हैं ताकि वो अपनी जरूरतों, अपनी संस्कृति के हिसाब से नीतियां बना सकें। और यही बन जाती है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की एक क्लासिक दरार। एक तरफ से केंद्र का जोर है कि स्टैंडर्ड्स एक जैसे हों, और दूसरी तरफ से राज्यों का हक है अपने मामले खुद चलाने का। तो ये खींचतान लगातार चलती रहती है। अब जब भी ये टकराव हद से बढ़ जाता है तो मामला कहाँ जाता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हमेशा एक रेफरी की भूमिका निभाई है। और मजेदार बात यह है कि पिछले कई दशकों से इस रेफरी का फैसला लगभग एक जैसा ही रहा है। देखते हैं कैसे। इस पूरी बहस को समझने के लिए एक लैंडमार्क केस है 2022 का गंभीर दान के गढ़वी वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। इस एक केस ने, आप कह सकते हैं, यूजीसी रेगुलेशंस की हैसियत पर आखिरी मोहर लगा दी। कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? बिल्कुल साफ शब्दों में कि यूजीसी के नियम अनिवार्य हैं, यानी सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि इनका सख्ती से पालन करना ही होगा। मतलब साफ था, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी, नियम सबको मानने पड़ेंगे। ठीक है, मान लिया कि नियम अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी इन्हें ना माने तो फिर क्या होगा? इस फिर क्या होगा का जवाब मिलता है एक और केस में, कल्याणी मथिवानन वर्सेस केवी जयराज। इस केस में कोर्ट ने यूजीसी के सबसे बड़े हथियार को हरी झंडी दे दी, और वो हथियार क्या है? पैसा, ग्रांट्स। कोर्ट ने साफ किया कि यूजीसी के पास शक्ति है कि वो कमीशन के फंड से यूनिवर्सिटी को मिलने वाले अनुदान यानी ग्रांट्स रोक सकती है। हिसाब बिल्कुल सीधा है, नियम नहीं मानोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एक दो केसेस की बात नहीं है। टीएमए पाई फाउंडेशन केस से लेकर प्रोफेसर श्रीजीत के केस तक एक कंसिस्टेंट पैटर्न दिखता है। बार बार जब भी मामला कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों को बाध्यकारी माना है। हमेशा केंद्र के स्टैंडर्ड को राज्य की ऑटोनॉमी से ऊपर रखा गया है। तो अब इस पूरे बैकग्राउंड के साथ चलिए वापस आज के विवाद पर आते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर दशकों से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को इतना शक्तिशाली माना है, उसके नियमों को हमेशा लागू करवाया है, तो फिर 2024 के इन रेगुलेशंस पर अचानक रोक क्यों लगा दी गई? ऐसा क्या अलग था इस बार? इस मामले में तीन अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ सरकार कह रही थी कि इन नियमों का मकसद एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है। दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता थे, उनका तर्क था कि ये नियम सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता इन दोनों से अलग थी। कोर्ट ने नियम के इरादे पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उसकी भाषा पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि इसकी भाषा अस्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसका असर खतरनाक हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक अंतरिम समाधान दिया। पहला कदम, 2024 के नए रेगुलेशंस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। दूसरा, ताकि कोई कानूनी खालीपन ना बने, पिछले 2012 वाले रेगुलेशंस फिर से लागू हो जाएंगे। और तीसरा, केंद्र सरकार को कहा गया कि वो इन रेगुलेशंस पर दोबारा विचार करे और एक बेहतर, साफ सुथरा ड्राफ्ट तैयार करे।
और ये पूरा मामला हमें वापस उसी सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक इतना विविध देश जहां हर राज्य की अपनी जरूरतें हैं, अपनी पहचान है, वहां शिक्षा जैसे जरूरी विषय पर आखिरी फैसला लेने का हक किसके पास होना चाहिए? केंद्र के पास ताकि पूरे देश में एकता हो, या राज्यों के पास ताकि स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखा जा सके? ये सवाल सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है। इसका जवाब तय करेगा कि भारत में संघवाद और शिक्षा का भविष्य क्या होगा। जरूर सोचिएगा।